अगर आज मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन, तो शायद आपका जवाब होगा राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा, उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की शुरुआत किसी क्रांति, किसी बड़े आंदोलन या अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसे दौर में जब भारत पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में था और भारतीयों की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक शायद ही पहुंच पाती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस किस तरीके से शुरू हुई और किस तरीके से ये भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी, एंड उसके बाद किस तरीके से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और ये आज किस कंडीशन पे है, कहाँ पे है, वो आप जानते ही हैं। तो क्या ये फ्यूचर में कभी फिर से वहाँ पर पहुँच पाएगी जहाँ पे थी? तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी का अंतिम दौर, अंग्रेज भारत पर पूरी तरीके से हुकूमत कर रहे होते हैं। फैसले लंदन में लिए जाते थे और उनका असर करोड़ों भारतीयों की ज़िंदगी पर भी पड़ता था। देश में पढ़े लिखे भारतीयों का एक नया वर्ग तैयार हो चुका था। ये लोग चाहते थे कि उनकी समस्याएं सुनी जाएं और प्रशासन और में भागीदारी मिले और भारत के लोगों को भी अपने भविष्य के बारे में बोलने का अधिकार मिले। इसी माहौल में एक विचार जन्म लेता है, एक ऐसी राष्ट्रीय मंच का जहां भारत के अलग अलग हिस्सों से आए लोग एक साथ बैठकर अपनी बात रख सकें। इस विचार को आकार देने में एक सेनाव्रती ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने कई भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसे संगठन की नींव रखने में सहयोग किया जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने वाली थी। और फिर आता है 28 दिसंबर 1885। स्थान था बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। यहीं आयोजित हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। देश के अलग अलग क्षेत्रों से केवल 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, 72। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह छोटा सा सम्मेलन एक दिन भारत के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत कर देगा। शुरुआती दौर में कांग्रेस का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं था। उस समय उनके नेताओं की मांगे अपेक्षाकृत सीमित थी। वे चाहते थे कि भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिले, कानून बनाने की प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी बढ़े और जनता की शिकायतों को ब्रिटिश सरकार तक संगठित तरीके तक पहुंचाया जा सके। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं का विश्वास था कि संवाद, संवैधानिक तरीकों और शांतिपूर्ण प्रयासों से बदलाव लाया जा सकता है। इतिहास इन्हें नरम पंथी या फिर मॉडरेट के नाम से जानता है। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। कई भारतीयों को लगने लगा कि केवल याचिकाएं और निवेदन पर्याप्त नहीं हैं। इसी सोच के साथ कांग्रेस के भीतर एक नई धारा उभरी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र जैसे नेताओं ने अधिक मुखर और संघर्षपूर्ण राजनीति की वकालत की। इसी दौर में तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा देश भर में गूंजने लगता है। इसके बाद कांग्रेस केवल शिक्षित वर्गों तक सीमित नहीं रही, वह धीरे धीरे आम जनता तक भी पहुंचने लगी। फिर आया वह मोड़ जिसने कांग्रेस के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1915, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। गांधी ने कांग्रेस को केवल नेताओं का संगठन नहीं रहने दिया, उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और आम नागरिकों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन, जैसे अभियानों ने कांग्रेस को एक अखिल भारतीय जन आंदोलन का रूप दे दिया। पहली बार देश के करोड़ों लोग एक साथ आए और एक ही उद्देश्य था कि स्वतंत्रता के लिए एक साथ, फ्रीडम्स के लिए एक साथ करोड़ों लोग एक साथ खड़े होते हैं देश में पहली बार। आने वाले वर्षों में कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख राजनीतिक मंच बन जाता है।
उसके अनेक नेताओं ने जेल यात्राएं की, आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के विचार को पूरे देश में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है, फ्रीडम मिल जाती है। आज़ादी के उस ऐतिहासिक क्षण तक पहुंचते पहुंचते कांग्रेस केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं रह जाता है, वह स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बन चुका होता है। यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत में लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत होती है, तब कांग्रेस स्वाभाविक रूप से देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बनकर उभरता है। लेकिन इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यही है, किसी संगठन का सबसे कठिन सफर सत्ता तक पहुंचने का नहीं होता है, बल्कि सत्ता में लंबे समय तक टिके रहने का होता है। और कांग्रेस की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 15 अगस्त 1947 आधी रात के बाद जैसे ही भारत ने आज़ादी की पहली सुबह देखी, देश के सामने एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, अब इस देश को चलाएगा कौन? सदियों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद तो हो जाता है, लेकिन उसके सामने चुनौतियों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा होता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। देश का बंटवारा हो चुका था, लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर थे, सांप्रदायिक हिंसा में अनगिनत जाने जा चुकी थी, अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर थी, उद्योग सीमित थे, शिक्षा का स्तर बहुत नीचा था और देश की लगभग 80% से ज़्यादा की आबादी जो थी वो गाँव में रहती थी। ऐसे समय में भारत की बागडोर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं थी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसने पूरे देश में अपना संगठन खड़ा किया था। यही वजह थी कि आज़ादी के बाद उसके पास अनुभवी नेताओं की एक बहुत बड़ी टीम मौजूद थी। देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं था। एक सबसे पहली चुनौती थी एक ऐसे भारत को एकजुट रखना जिसमें सैकड़ों रियासतें, अलग अलग भाषाएं, सांस्कृतिक और पहचानें मौजूद थीं। इसी दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के नेतृत्व में अधिकांश रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराया गया। यह स्वतंत्रता भारत के शुरुआती वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती है आज भी। इसके बाद सरकार ने देश के लिए एक दीर्घकालिक विकास मॉडल तैयार करना शुरू किया। नेहरू का मानना था कि यदि भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनना है तो उसे विज्ञान, शिक्षा और भारी उद्योगों पर निवेश करना होगा। इसी सोच के साथ बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्र बनते हैं, बड़े बांधों का निर्माण होता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT और कई प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की जाती है। नेहरू ने एक बार बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उनका विश्वास यह था कि यही परियोजनाएं आने वाले भारत की नींव बनेगी। विदेश नीति में भी भारत ने एक अलग रास्ता चुना। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया के दो बड़े गुट अमेरिका और सोवियत संघ में बंटी हुई थी, तब भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। इसका उद्देश्य था कि भारत अपनी विदेश नीति के फैसले स्वतंत्र रूप से ले। इन शुरुआती वर्षों में कांग्रेस की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती रही है। फिर आया 1952। भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। करोड़ों मतदाता, जिनकी संख्या ऐसे लोगों की थी जो पहली बार मतदान करने जा रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता है। इसके बाद 1957 और 1962 के आम चुनावों में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं रही, बल्कि भारतीय राजनीतिक दल का एक केंद्र बन गई। उस समय देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें थीं, लेकिन हर सफलता के साथ एक नई चुनौती भी आती है। समय बीतने के साथ विपक्ष यह आरोप लगाने लगा कि कांग्रेस का संगठन धीरे धीरे सत्ता पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस का तर्क था कि इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश में स्थिर सरकार विकास के लिए आवश्यक थी। इसी बीच भारत को कई कठिन परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है। 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में भारत को सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बहुत बड़ा झटका लगता है। युद्ध के बाद सरकार की तैयारियां और निर्णयों पर सवाल भी उठते हैं। हालांकि नेहरू की व्यक्तिगत लोकप्रियता पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती है, लेकिन पहली बार कांग्रेस की सरकार की कार्यशैली पर व्यापक सार्वजनिक बहस शुरू होती है।
और फिर 27 मई 1964 जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। लगभग 17 वर्षों तक देश का नेतृत्व करने वाले नेता किए जाने के बाद भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सवाल केवल यह नहीं था कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बल्कि यह भी था कि क्या कांग्रेस बिना नेहरू के उसी तरह मजबूत रह पाएगी। और यही वो दौर था जहां से कांग्रेस के भीतर नेतृत्व, संगठन और भविष्य को लेकर नए संघर्ष शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं संघर्षों ने आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदलनी शुरू कर दी। 27 मई 1964 जवाहरलाल नेहरू अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। लगभग 17 साल तक जिस नेता ने भारत की राजनीति की दिशा तय की थी, उसके जाने के बाद पूरे देश की निगाहें एक ही सवाल पर टिक गई थी, अब क्या होगा। नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पहली बार ऐसी स्थिति में थी जहां उसके सामने एक मजबूत उत्तराधिकारी चुनने की चुनौती थी। कुछ समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने देश की कमान संभाली। कद में छोटे, स्वभाव में बेहद शांत और सादगी के लिए पहचाने जाने वाले शास्त्री जी ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली। लेकिन उनके कार्यकाल में देश के सामने चुनौतियां कम नहीं थीं। एक तरफ खाद्यान्न की कमी थी, दूसरी तरफ आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। और तभी 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाता है। यह युद्ध भारत के लिए एक कठिन परीक्षा था। सीमाओं पर लड़ाई चल रही थी और देश के भीतर लोगों से संयम और एकजुटता की अपील की जा रही थी। इसी दौर में शास्त्री जी का वह नारा पूरे देश में गूंज उठता है, जय जवान जय किसान। यह केवल एक नारा नहीं था, यह उस समय के भारत की दो सबसे बड़ी ज़रूरतों का प्रतीक बन गया था, सीमा और सुरक्षा, खाद्यान्न उत्पाद। युद्ध समाप्त हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सोवियत संघ के ताशकंद शहर में समझौता होता है। लेकिन समझौते के कुछ ही घंटे के बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो जाता है। पूरा देश स्तब्ध हो जाता है। अब कांग्रेस एक बार फिर नेतृत्व के संकट के सामने खड़ी होती है। इसी समय पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं का एक प्रभावशाली समूह सक्रिय था, जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने सिंडिकेट नाम दिया। इन नेताओं का मानना था कि अगला प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो संगठन के साथ मिलकर काम करे। आखिरकार प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी का नाम सामने आया। लेकिन उस समय कई वरिष्ठ नेताओं को लगता था कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन हैं और पार्टी का संगठन उन्हें आसानी से मार्गदर्शन दे सकेगा। लेकिन आने वाले वर्षों में यह धारणा पूरी तरीके से बदल दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे अपने निर्णय स्वयं लेना शुरू कर दिए। यहीं से कांग्रेस के भीतर शांति संतुलन बदलने लगा। 1967 का आम चुनाव इस बदलाव के बाद पहली बड़ी परीक्षा बना। हालांकि कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में सफल रहती है, लेकिन पहली बार उसे कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा होता है कि कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं। राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार यह संकेत था कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष अब मजबूत हो रहा था। इसके बाद कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर आमने सामने आने लगे, जैसे आर्थिक नीतियां, राष्ट्रपति चुनाव और संगठन के नियंत्रण जैसे मुद्दे। अब इंदिरा गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के बीच टकराव बढ़ने लगा था। आखिरकार 1969 में कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक और इंदिरा गांधी का जुट होता है, दूसरी ओर पुराने संगठन का नेतृत्व। यह केवल एक राजनीतिक विभाजन नहीं था, यह कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा आंतरिक संकट था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इंदिरा गांधी ने खुद को एक जननेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें से बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व रियासतों को मिलने वाली प्रीवी पर्स को समाप्त करने का प्रयास प्रमुख थे। इन कदमों को उनके समर्थकों ने सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण बताया, जबकि आलोचकों ने इसे प्रभावशीलता और राजनीतिक उद्देश्य पर सवाल उठाए। 1971 में चुनाव आया। इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया। यह नारा देश भर में चर्चा का विषय बन गया। चुनाव के परिणाम आए और कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली। ऐसा लगने लगा कि पार्टी ने अपने आंतरिक संकट को पीछे छोड़ दिया है और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। लेकिन इतिहास बार बार यही साबित करता है, राजनीति में सबसे कठिन दौर अक्सर सबसे बड़ी जीत के बाद शुरू होता है। और कांग्रेस के लिए भी अब वही दौर आने वाला था। अगले अध्याय
में कहानी पहुंचेगी 1975 की इस घटना तक, जिसने भारतीय लोकतंत्र, कांग्रेस और पूरे देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसको हम आज जानते हैं इमरजेंसी आपातकाल के नाम से। तो फ्रेंड्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।